तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ ताकि इस टॉपिक के जितने भी डाउट हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसके अलावा राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है और राष्ट्रपति भारत की संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, न तो वो राज्यसभा का सदस्य होता है और न ही लोकसभा का सदस्य होता है। फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि कोई भी बिल जो संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर न कर दे। तो बिना राष्ट्रपति की साइन के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए, भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए, संविधान का आर्टिकल 53 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का मतलब होता है सेंट्रल की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन सबका जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में दी गई है। मतलब देश के लिए कोई भी डिसीजन प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। मतलब भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाएगा, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करवाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का आम नागरिक मतदान नहीं कर सकता, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा, इन तीनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर इस फैक्ट को याद रखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान देते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा कि राज्य की जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। देखिए, वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, एक है दिल्ली और एक है पौंडीचेरी। इन दोनों विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके बाद आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणी वोट पद्धति के आधार पर करवाया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि देखिए अगर हम इसे विस्तार से समझने जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए, एक ही लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ कि एकल संक्रमणी वोट पद्धति क्या होती है। देखिए, जब भी हम लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वोट देते हैं तो हम किसी एक कैंडिडेट को ही वोट देते हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उन सभी को वोट देना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी और सी ये तीनों ही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी विधानसभा का सदस्य हूँ। अब ऐसी कंडीशन में जब मैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दूंगा तो मुझे तीनों को प्रायोरिटी के आधार पर वोट देना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा कैंडिडेट पसंद है बी वाला। मतलब मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि बी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुझे ए कैंडिडेट पसंद है और तीसरे नंबर पर मुझे सी कैंडिडेट पसंद है। तो इस प्रकार देखिए, तीनों को आपको वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देना पड़ता है। इसे ही एकल संक्रमणी वोट पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। देखिए, कोई भी नागरिक अगर भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो शपथ ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अगर वो बीच में अपना पद छोड़ना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपना पद छोड़ सकता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने पद की शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना है तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभालता है।
लेकिन देखिए उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के बाद 6 माह के अंदर ही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा और 6 माह के अंदर नया राष्ट्रपति चुन के आ जाएगा। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। देखिए अगर कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि राष्ट्रपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उसी वक्त उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही भारत के राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। देखिए 1969 में एक बार ऐसा हो चुका है जब जाकिर हुसैन, जो कि उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हुई थी। उस वक्त भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद संभाला था, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया था। तो एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाला है। और यह कब संभाला था? 1969 में, जब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। क्लियर? इसके बाद देखिए आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता दी गई है। देखिए भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित होकर आ सकता है। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है या कोई भी लिमिटेशन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर नहीं लगाई गई है। अगर कोई भी व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत रहा है तो वो हर बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता दी गई है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 58 के तहत कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो और लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो। देखिए अगर कोई भी भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के योग्य है तो ऑब्वियसली वो लोकसभा के सदस्य की भी योग्यता रखता ही होगा। अब देखिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और पागल या दिवालिया ना हो। तो देखिए अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो 25 वर्ष तो पूरे हो ही चुके होंगे। इसके बाद भारत का नागरिक यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए, पागल या दिवालिया यहाँ भी नहीं होना चाहिए और यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ कंडीशन ऑटोमेटिकली पूरी हो गई कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर? इसके बाद आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। देखिए राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और अगर वो किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य है या संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति चुने जाने के दिन से उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। देखिए इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने पद की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलवाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वेरी IMP आर्टिकल है दोस्तों, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए इस आर्टिकल के तहत अगर राष्ट्रपति कभी भी संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। देखिए महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति को उनका पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप महाभियोग किसी भी सदन में ला रहे हो तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को उसकी सूचना 14 दिन पहले ही दे दी जानी चाहिए। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति भवन में आराम कर रहे हैं और इधर पता चला आपने उनको पद से ही हटा दिया। ऐसा नहीं होगा। महाभियोग संसद में लाने के 14 दिन के पहले ही राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जानी चाहिए कि संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है, लेकिन देखिए बहुत टफ भी है। इसीलिए अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। इसके बाद संविधान के आर्टिकल 123 में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। वैसे मैंने यहाँ पर आपको जितने भी आर्टिकल राष्ट्रपति के बताए हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी आर्टिकल को नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अब देखिए अध्यादेश होता क्या है। देखिए जब भी संसद का कोई भी एक सदन या दोनों सदन अस्तित्व में ना हो, मतलब छुट्टी पर गए हों, और ऐसी कंडीशन में अगर मंत्रिपरिषद को कोई भी अर्जेंट में कानून लाना है तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत उस कानून का अध्यादेश जारी कर सकते हैं और अध्यादेश अपने आप में ही एक कानून होता है। लेकिन देखिए ये केवल 6 माह तक ही लीगल रहता है,
क्योंकि 6 माह के अंदर संसद के दोनों सदन अस्तित्व में आ जाएंगे। और जैसे ही संसद के दोनों सदन अस्तित्व में आ जाते हैं तो संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को संसद में रखना पड़ेगा। और अगर 6 सप्ताह में वो अध्यादेश दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति के साइन ले लेता है तो वो परमानेंट कानून बन जाएगा। और अगर 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश सदन में पास नहीं हो पाता तो अध्यादेश डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 143 यह प्रावधान करता है कि किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। लेकिन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी अगर कोई भी संवैधानिक मामला होता है जो राष्ट्रपति को लगता है कि उसे सर्वोच्च न्यायालय से मशवरा करना चाहिए तो वह सलाह ले सकता है। यह शक्ति संविधान के आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को दी गई है। क्लियर? तो देखिए, प्रेसिडेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनको यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाग 5। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आप सभी जानते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। तो आंसर बी। इसके बाद देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो देखिए, अभी हमने इस पर डिस्कस किया है और इससे रिलेटेड सभी आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझा है। तो आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर डी हमारा आंसर हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर यह समझिए कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार ये एग्जाम में हमसे पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के आर्टिकल 108 के तहत आयोजित की जाती है और संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो यह बिल्कुल सही है। कारण देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो देखिए, यह बिल्कुल गलत है। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा होती है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो हैं वो पीएम पद के पास है। और बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति खुद नहीं ले सकता। तो यहाँ पर केवल ए सही है और आर गलत है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर न कर दे। इसीलिए देखिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और भारत के संविधान में राष्ट्रपति बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने इसकी थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया तो इसके क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे और आप इजीली इन सभी क्वेश्चन को डील कर लोगे। ये तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1969 में भारत के राष्ट्रपति थे, कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। तो आंसर हो जाएगा विधान परिषद। इसके बाद देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने
कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो भारत के एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला थे, जिन्होंने जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो आंसर डी, एम हिदायतुल्ला भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाला है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। इसके बाद कारण आर देखिए, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो कारण आर भी यहाँ पर सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले तो आप इन 4 पॉइंट को देख लीजिए कि इनमें से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सही हैं। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए, राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों को शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लेती, इसीलिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके बाद देखिए, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 यहाँ पर सही है। इसके बाद देखिए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अब यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तो ये भी गलत है। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। देखिए, राष्ट्रपति का अगर कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए, संसद सदस्य का पद या राज्य की विधानसभा सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। तो इन पदों पर रहकर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता किस आर्टिकल में दी गई थी दोस्तों? तो वो है आर्टिकल 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए, संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 71। देखिए, आर्टिकल 71 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर अंतिम निर्णय जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी धांधली होती है या कोई भी विवाद होता है तो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है। इसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो जरूरी है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस फैक्ट को आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है, और महाभियोग हमेशा संसद में लाया जाता है। तो आंसर है आंसर डी। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, और वो हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, जो कि भारत की संसद में लाई जाती है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। तो आर्टिकल 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए, महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो आंसर सी, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आइए कथन पढ़ लेते हैं। वह संसद का एक संगठक भाग है। तो ये बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, लेकिन वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता। इसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब वैसी ही प्रक्रिया उपयोग की जाएगी जो कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये कथन यहाँ पर असत्य है। तो आंसर सी, उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण में दिया गया है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं लाया जा सकता। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर कारण बिल्कुल गलत है। भारत में सबसे ऊपर भारतीय संविधान को रखा जाता है। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही। कारण आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते। तो देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग इसीलिए है क्योंकि उसकी अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? देखिए, अभियोग कार्यवाही जो है वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? वेरी सिंपल, अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपने पद पर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो देखिए, इस फैक्ट पे हमने डिस्कस किया था, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर न रहे तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद का निर्वहन करेगा। तो आंसर डी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के एब्सेंस में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही दे दी जानी चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए, जब भी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जब महाभियोग लाया जाता है तो वो भारत की संसद में लाया जाता है और महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। महाभियोग में राज्यों की विधानसभाओं का कोई योगदान नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, राज्य की विधानसभाएं जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेगा। तो आंसर हो गया आंसर बी, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। आगे देखिए, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से ही लिंक है। अगर राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक ही खाली रह सकता है तो उपराष्ट्रपति भी अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कर सकता है। तो आंसर हो गया यहाँ पर आंसर डी, उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों,
अध्यादेश जो है वो 6 माह तक लीगल रहता है, क्योंकि 6 माह के अंदर संसद का सत्र लगाया जाएगा। और जैसे ही संसद का नया सत्र शुरू हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ही अध्यादेश को संसद में पास करवाया जाना आवश्यक है। तो आंसर है आंसर बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो देखिए, भारत में राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति राज्यपाल को मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही हटा सकता है। अब जब भी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगी, राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाएगा और मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा भी सकता है। अब चाहे वो 1 दिन में हटा दे, 1 साल में हटा दे या 5 साल भी ना हटाए। तो संविधान में राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। इसीलिए राष्ट्रपति की मर्जी तक ही राज्यपाल उनके पद पर बने रहते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पर आंसर सी।